हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं आज के इस न्यू लेक्चर में। ये नया लेक्चर हमारा साइंस के चैप्टर 1 का पहला लेक्चर है और ये केमिस्ट्री का है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। क्या होता है केमिकल रिएक्शन, क्या होता है इक्वेशन, इन सभी चीजों के बारे में इस लेक्चर में तुम्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा ये समझो कि तुम्हारे आसपास या कहीं पर भी बहुत सारी इस चीजें ऐसे चेंज होते रहती है, बदलते रहती है। जैसे तुम घर से बाहर निकलोगे तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, फ्रूट्स पक रहा है। ऐसे अगर तुम घर में रहते हो तो खाना बन रहा है, मम्मी डांट रही है, तो वो सारे चीज भी तुम्हारा क्या हो रहा है, बदल तो रहा है ना। टाइम टू टाइम तुम्हारा क्या हो रहा है, चेंज होता है, एक जैसा तो रहता नहीं है। तो बस उन्हीं चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं, लेट न करते हुए, लेट्स गो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, इससे समझते हैं क्या इसमें होने वाला है और क्या चीजें हैं। देयर आर सो मेनी फेनोमेना विच वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ, दे आर चेंजिंग विद टाइम। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसे होते रही है डेली लाइफ में कि जो समय के साथ चेंज होता है, बदलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट कर रहा है, पिघल रहा है। पानी को गर्म कर रहे हैं, पेपर में चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें होती है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जला रहे हैं, जल जा रहा है, कुछ अलग चीज मिल रहा है, राख मिल रहा है। प्लास्टिक को जला रहे हैं या फिर कोई भी चीज को फाड़ रहे हो, पत्ता तोड़ रहे हो, कुछ भी हो रहा है तो वो सिर्फ चेंज है। इसी तरह से व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मी के दिनों में जब हम मिल्क को, दूध को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो क्या होता है, अरे वो फट जाता है। फट जाता है तो कोई काम का नहीं देता है, नहीं नहीं काम का तो होता है, उसका मैं पनीर बना लेता हूँ, पनीर बना के खा लेता हूँ, मस्त पनीर मस्त। तीसरे नेक्स्ट है तुम्हारा बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जलाते हैं तो वो भी चेंज होता है। कैसे, दिवाली के दिन देखे होगे, कैंडल जब जलाते हो तो वो धीरे धीरे वो कैंडल छोटा 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 हो जाता है ना, पूरा तरह से खत्म हो जाता है, तो वो भी तुम्हारा चेंज है। इसी तरह से है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है, अरे ये नेल है, कांटी, कांटी भी तुम्हारा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें रस्ट लगता है, जंग लगता है। इस तरह से लोहे का कोई भी सामान लोगे उसमें जंग लगता है, तो वो भी एक तरह का चेंज है क्योंकि वो अब हमारे यूज में नहीं आता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स पक रहा है, गर्मी का दिन आ गया, फल तो खूब खाओगे ना, उसका जूस पियोगे खूब सारा, गन्ना का जूस पियोगे, तो वो क्या हो रहा है, फ्रूट्स का पकना, ये तुम्हारा एक तरह का चेंज है। इसी तरह से बहुत सारा चेंज होते रहता है हमारे डेली लाइफ में, तो उन्हीं चेंज को हम लोग क्लासिफाई करेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। तो इस तरह के सभी चेंजेस को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है तुम्हारा केमिकल चेंज। अब इसे सिंपल समझना, ज्यादा कुछ नहीं समझना है, ध्यान दो इधर। फिजिकल चेंज जो होता है उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। जब भी कुछ तरह का चेंज हुआ है, जैसे कि मान लो तुम्हारा पानी से पानी वाटर वेपर बना, वाटर से वाटर वेपर बना, आइस से तुम्हारा मेल्ट करके वो तुम्हारा वाटर बन गया। इस तरह का अगर कोई भी चेंज होगा, जैसे घर में डालडा रहता है, नारियल का तेल रहता है, ठंड में देखना वो जम जाता है, गर्मी के दिन में पिघल जाता है, तो वो जो चेंज हुआ वो तुम्हारा कोई भी न्यू तरह का सब्सटेंस नहीं बना है। पेपर फाड़ रहे हो, कोई भी न्यू तरह का सब्सटेंस नहीं बना है, पत्ता तोड़ रहे हो, कोई भी न्यू तरह का सब्सटेंस नहीं बना है, तो वो हम बोल सकते हैं वो फिजिकल चेंज है। इसी तरह से केमिकल चेंज क्या होता है कि जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज, नए प्रॉपर्टीज के साथ अगर तुम्हारा कोई चीज अगर बन जाता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, तो वो तुम्हारा केमिकल चेंज हो जाएगा। एग्जांपल, बर्निंग ऑफ विक ऑफ कैंडल, कैंडल के ऊपर में जो यहाँ पर बत्ती रहता है, तो वो अगर जलता है तो वो तुम्हारा केमिकल चेंज होगा क्योंकि वो वेपर बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन अगर जंग लग गया तो उसके बाद वो आयरन हमारे यूज में नहीं आएगा, वो बर्बाद हो जाएगा ना, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, तो वो तुम्हारा हो गया केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में तुम्हारा आएगा वाटर टू वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जब भी कोई केमिकल चेंज होता है हम बोल सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ है। बात समझ में आया? केमिकल रिएक्शन क्या है, चैप्टर का हेडिंग में जो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहला पार्ट मैंने समझा दिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। बात क्लियर है? ओके, अब ये तो समझ गए हैं कि केमिकल चेंज होगा तो उसे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब सवाल ये बनता है, सवाल ये है कि हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कैसे ये बताया जाए कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि चेंज तो सब कुछ होता है, चेंज तो मेरा मूड भी होता है,
मूड चेंज होके कुछ और चीज बन जाता है, कभी मैं गुस्सा हो जाता हूँ, कभी मैं शांत हो जाता हूँ, कभी मैं खुश हो जाता हूँ, कभी क्या हो जाता हूँ। तो चेंज बहुत कुछ होता है। तो किस तरह का चेंज, कैसे कैसे बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन वाला ही चेंज है, वही हुआ है। तो आओ थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं और इसे वन बाय वन समझते हैं। तो पहला तुम्हारा एनसीईआरटी का एक्टिविटी 1.1 को समझो। इसमें बताया जा रहा है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाएंगे, मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाएंगे। क्या होता है, तो जब भी एक मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाया जाता है तो वो जलता है पूरा एकदम रोशनी के साथ, व्हाइट कलर का डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है। अरे वही अनार को जब तुम जलाते हो, अनार छोटा सा वाला जो होता है उसको जब जलाते हो तो कितना रोशनी करता है, बहुत सारा करता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होता है। आओ इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला, मैग्नीशियम रिबन जो होता है सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है। अब क्या है कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखो कुछ बुक में मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, दिनेश का बुक में, और अदर बुक अगर लोगे या कोई वेबसाइट पे जाके अगर देखोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रीफर करते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम यहाँ पर लेके चलना, उसे छोड़ देना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है तुम्हारा व्हाइट मैग्नीशियम रिबन पे। तो हमें क्या करना होता है, अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाना है तो पहले उसको रब करना पड़ेगा पीस ऑफ सैंड पेपर, पीस ऑफ सैंड पेपर से, ठीक है। तो बर्न करने से पहले हमें क्या करना होगा, पीस ऑफ सैंड पेपर से उसे रब करना होगा ताकि तुम्हारा बेसिक लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हट जाए, ठीक है। हटाना जरूरी है क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो बर्निंग अच्छा होगा नहीं, बर्निंग हिंडर होगा, रुकने लगेगा, अच्छे से बर्न नहीं करेगा मैग्नीशियम रिबन और हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर क्या है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में, इट बर्न्स विद अ व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ प्रोड्यूस होगा और व्हाइट कलर का एक मैग्नीशियम ऑक्साइड एस के रूप में, यानी राख, जब पेपर को जलाते हो तो क्या मिलता है, राख मिलता है ना काला कलर का, वैसे यहाँ पर जब मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा राख के रूप में। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। या मैग्नीशियम, ये S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस, S मतलब सॉलिड, तो ये चीज तुम्हारा बन रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज देखने को मिला, यहाँ पर देखने को मिला कि एक लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, रोशनी मिल रहा है। इस तरह का चेंज, इस तरह का चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। आओ कुछ और एक्टिविटी भी देखते हैं। एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जब एक लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं, एक लेड नाइट्रेट लिए और एक पोटेशियम आयोडाइड लिए, उसको अगर आपस में मिक्स कर रहे हैं तो इसमें क्या देखा जाता है कि जैसे ही मिक्स करना स्टार्ट करोगे उसी वक्त तुम्हारा क्या होगा, एक येलो कलर का तुम्हें कंपाउंड बनता हुआ दिखेगा। वो जो येलो कलर का होता है वो तुम्हारा एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, उसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। आओ इसे वन बाय वन पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। बोथ सॉल्यूशन, दोनों ही सॉल्यूशन मेरा कलरलेस होता है। जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन में जब हम मिक्स करते हैं, उसको मिलाते हैं, तो हमारा एक येलो कलर का सॉलिड बनता है और ये सॉलिड तुम्हारा प्रिसिपिटेट होता है। इसका मतलब है कि वो एक इनसॉल्युबल सॉलिड होगा, वो सॉल्यूशन में बिल्कुल नहीं घुलेगा। उसमें जैसे नमक को घोलते हो पानी में घुल जाता है ना, लेकिन ये जो तुम्हारा सॉलिड बनेगा वो घुलेगा ही नहीं, येलो कलर का बनेगा कुछ इस तरह से। तो लेड आयोडाइड तुम्हारा फॉर्म होगा येलो सॉलिड तुम्हारा। रिएक्शन कुछ इस तरह से, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स किए, पोटेशियम आयोडाइड बना और लेड नाइट्रेट, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किए लेड नाइट्रेट के साथ में, लेड आयोडाइड बना येलो पिपटी और पोटेशियम नाइट्रेट हमारा कुछ इस तरह से रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन मिला, कैसे केमिकल रिएक्शन हुआ, यहाँ पर एक येलो कलर का सॉलिड फॉर्म हुआ पीपीटी। तो इससे पता चला, इस बात को याद रखना। एक्टिविटी 1.3 देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्युल्स विद डाइल्यूट एसिड। जिंक एक छोटा छोटा पीसेस होता है, वो तुम्हारा ग्रे कलर का होता है और डाइल्यूट एसिड लेना है, या तो तुम डाइल्यूट HCl लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लो। डाइल्यूट का मतलब यहाँ पर ये है, इसको जानना थोड़ा सा, जब हम पानी वाटर को ज्यादा मात्रा में लेते हैं और जो तुम्हारा सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है जैसे कि HCl H2SO4 अगर वो कम मात्रा में होता है तो हम बोल देंगे कि वो हमारा डाइल्यूट कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर जो एसिड लेना है हमें डाइल्यूट लेना है,
तो जब जिंक ग्रेनुअल्स को हम एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उसमें डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये आपस में रिएक्शन स्टार्ट करता है कुछ इस तरह से, और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर से गैस प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। ये जो गैस निकल रहा है ना, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आओ इसे वन बाय वन समझो। तो पहला पॉइंट तो समझा दिए। दूसरा पॉइंट हमारा है कि व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेनुअल्स कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस बनता है। थर्ड है, अब ये गैस जो निकल गया इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, evolved gas can be identified easily when a burning candle is brought near the gas. It will burn with a pop sound. जब तुम क्या करोगे, एक कैंडल लेना और ऐसा पकड़ के यहाँ सामने रख देना, तो जैसे ही रखोगे तो ये क्या करेगा, पॉप करके साउंड प्रोड्यूस करेगा और जल जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस हो रहा है। तो पॉप साउंड याद रखना है। तो यहाँ पर रिएक्शन है, जिंक HCl के साथ रिएक्ट किया, जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस एक्टिविटी का, जो रिएक्शंस का है, उसे अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। क्योंकि जो चीज हम सीखे हैं केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है वैसा होता है, इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, कॉपी में कैसे लिखा जाए, लिखने का क्या तरीका होगा। तो देखो, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको या तो हम वर्ड इक्वेशन का यूज करके लिखते हैं और या तुम्हारा केमिकल इक्वेशन, लेकिन हमें प्रीफर करना है केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये तुम्हारा शॉर्ट होता है, वर्ड इक्वेशन थोड़ा सा लंबा होता है। एग्जांपल देखो, वर्ड इक्वेशन में जैसे हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, वाटर बनता है। हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन फायर को सपोर्ट करता है, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर को बुझा देता है। यानी ये न्यू तरह का सब्सटेंस बन रहा है, ये दोनों अलग अलग तरह का सब्सटेंस है, तो ये रिएक्ट करके वाटर बना रहा है। तो इस तरह से वर्ड के फॉर्म में जो लिखा रहेगा उसे हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। और जब इसी का हम फॉर्मूला सिंबल का अगर यूज करके अगर लिखेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, गैस के फॉर्म में होता है, वाटर को H2O लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर लिखेंगे तो ये केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। ओके, अब ये जो लेफ्ट पार्ट है, ये एरो का लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड में जो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन है द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। उसे हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। प्रोडक्ट क्या होता है, तो जो तुम्हारा न्यू सब्सटेंस बनता है रिएक्शन में, न्यू तरह का सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, और वो हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। तो केमिकल इक्वेशन का अगर डेफिनेशन तुमसे पूछ दिया कि बताओ भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कोई पूछ ही दिया तो क्या बोलोगे, तो बोलना कि स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा बढ़िया से सजा के अच्छे से लिखने का तरीका जो होता है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ वेरियस स्पीशीज इन्वॉल्व। अलग अलग जो स्पीशीज इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, तो उनका सिंबल या उनका फॉर्मूला के जरिए लिखने का जो तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? अच्छा चलो, अब कुछ बातें ध्यान रखो कि कभी भी अगर केमिकल इक्वेशन अगर लिख रहे हो तो वो बैलेंस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। A chemical equation must be balanced in order to satisfy the law of conservation of mass। अब ये किस चिड़िया का नाम है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो ये चिड़िया नहीं है, ये एक तरह का कंजर्वेशन ऑफ मास है। यानी कि जितना मास तुमने एक कटोरे में लिया, ठीक है, और एक दूसरे कटोरे में कुछ और चीज लिया, अब दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद तुम जब उन दोनों को वजन करोगे एक साथ तो उतना ही तुम्हें मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लो, अगर हम 5 केजी आलू लेते हैं और 10 केजी प्याज लेते हैं, दोनों को एक टोकरी में रख देते हैं, उसके बाद फिर उसको वजन करते हैं तो कितना आएगा? वो आ जाएगा 15 केजी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी तुम्हें एक सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहा है कि जितना तुम्हारा लेफ्ट साइड में मास होगा उतना ही राइट साइड में होगा। इतना सिंपल है, बस इसी को बोलते हैं। हाँ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास पहले था उतना मास बाद में रहेगा, ना वो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। यहाँ पर अगर 10 केजी लियो तो ये 10 केजी बनेगा, ऐसा नहीं है 10 से 8 केजी हो जाएगा या 10 से 12 केजी हो जाएगा, ये सब नहीं होता है। जितना है उतना ही बनेगा। टोटल मास जो होगा रिएक्टेंट का वो तुम्हारा इक्वल होगा टोटल मास ऑफ द
प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट मास इक्वल। अब इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, वो है तरीका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम जो होगा हर एक एलिमेंट का, वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जाके उसे क्या कहा जाएगा, वो बैलेंस कहा जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर ये तुम्हारा अब ये चीज हो गया। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझ लो। जैसे हाइड्रोजन लिए हैं, ऑक्सीजन लिए हैं, इनको आपस में अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो वाटर बन रहा है, बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर हम मास को देखें, ये H2 है। H2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, उसका होता है 1। तो 2 का करेंगे तो कितना होगा, ये 2 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, O2 है, 2 एटम है ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा, तो 16 2 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों का हम टोटल करें 2 ग्राम प्लस 32 ग्राम, तो यह आता है 36 ग्राम। अब इधर चेक करो कितना है, यहाँ पर देखो H हमारा 2 है, हाइड्रोजन 2 है। एक हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है तुम्हारा 16 ग्राम। तो दोनों को जोड़ दो, 18 ग्राम आ गया। तो क्या ये 36 ग्राम और 18 ग्राम इक्वल है, नहीं है ना इक्वल। यानी जितना तुमने इधर मास लिया उतना इधर बना ही नहीं, इसका मतलब गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ हो गया तो इस गड़बड़ वाले इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड सिंपल लिखो कि इसे हम अनबैलेंस्ड कहते हैं। इसका बैलेंस रूप क्या होगा, तो बैलेंस रूप ये होगा कि अगर हम H2 लिखें और O2 लिखें और इसमें H2O बन रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, H2 यानी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। हम क्या करेंगे, आगे 2 लगाएंगे, आगे ही लगाना है, पीछे नहीं लगाना है। तो यहाँ पर 2 लगा दिए तो 2 1 जा 2 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन देखो 2 2 जा 4 हुआ है, तो यहाँ पर 2 लगा दोगे, तो ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा, बैलेंस्ड हो गया। अब अगर इसको तुम पहचानना चाह रहे हो, इसको पूरी तरह से कंफर्म करना चाह रहे हो कि हाँ ये बैलेंस हो चुका है, तो इस तरह से चेक कर लो। क्या करना है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन H2, H2 का मास कितना होगा 2 ग्राम, आगे 2 लग गया है तो 2 into 2 कितना हो जाएगा, बताओ 4 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन ये तो 32 ग्राम ही होगा, जोड़ दो तो जरा कितना आ रहा है, 4 प्लस 32 ग्राम कितना आ रहा है, ये 36 ग्राम आ रहा है ना। बहुत सिंपल है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर वाटर 2 है, H2O मेरा कितना है 2, आगे 2 लग गया, यानी कि वाटर का 2 मॉलिक्यूल हो गया है। जैसे एक हम पेंसिल का बॉक्स लिए और 2 लगा दिया आगे, यानी कि मतलब वो 2 पेंसिल का बॉक्स हो जाएगा तुम्हारा। तो वाटर का मास हमारा है 18 ग्राम और इस तरह से 2 वाटर का मॉलिक्यूल है, तो मास हो जाएगा हमारा 36 ग्राम। अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें लेफ्ट साइड में जितना मास है उतना ही राइट साइड में दिख रहा है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाना है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो होगा, यानी इक्वेशन को बैलेंस करना है। बिना बैलेंस किए अगर इक्वेशन को लिखते हो, कट कट मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल मार्क्स कट जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। अब देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, अनबैलेंस्ड। पहला कि दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स होगा ईच एलिमेंट वो बराबर हो जाएगा बैलेंस में। अनबैलेंस का क्या है कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होगा एलिमेंट का। फिर दूसरा पॉइंट है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, हाँ, और ये तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, सिंपल सा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आता है कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो क्या इसे थोड़ा और अच्छे से इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल लो कि कोई भी एक गाड़ी है तुम्हारा, चाहे तुम्हारा बाइक हो, कार हो या फिर कोई ट्रक है, कुछ भी तरह का गाड़ी है, तो उसको अगर नॉर्मली अगर तुम शोरूम से निकालोगे तो वो जैसा है वैसा दिखेगा, लेकिन उसको अगर सजाना चाहते हो, उसको और इंफॉर्मेशन, उसको और लुक अच्छा देना चाहते हो, तो उसमें अलग अलग तरह का चीज करते हैं ना काम। इधर से फूल सजा दिए, इधर से स्टिकर लगा दिए, इधर से कुछ कर दिए, उधर से कुछ कर दिए, पेंट कर दिए, अलग से कुछ ना कुछ करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है, जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको और इंफॉर्मेटिव और अच्छा खूबसूरत कैसे बनाया जाए, खूबसूरत, हाँ खूबसूरत। तो देखो, तो केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए पहला तरीका है, पहला हम ये कर सकते हैं कि उसका फिजिकल स्टेट लिख देंगे, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या लिखना जरूरी है, तो ये लिख देना ज्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पर जैसे सॉलिड स्टेट है तो उसके लिए हम S लगा देंगे बगल में, लिक्विड स्टेट है तो बगल में L लगा देंगे, गैस स्टेट है तो बगल में G लगा देंगे। G लगाओगे या फिर अप एरो लिखोगे चलेगा, तुम्हारा राइट साइड रहेगा तो अप एरो लिखना,
लेफ्ट साइड रहेगा तो जी ही लिख के करना होगा। ये केवल हम तभी लिख सकते हैं जब राइट साइड में गैस बन रहा हो, राइट साइड ऑन राइट, इसको हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। और ये जो जी है ना, इसको लेफ्ट में भी लिख सकते हो, राइट में लिख सकते हो, दोनों चलेगा तुम्हारा। फिर सॉल्यूशन मेड इन वाटर, वाटर में अगर हम कोई चीज को घोल कर फिर सॉल्यूशन बनाए और फिर रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें एक क्यों लिखना, एक्वस मतलब होता है पानी। प्रिसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहा है तो एस लिखोगे या फिर डाउन एरो लिख दोगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि कंडीशन तुम मेंशन कर दो। क्या कंडीशन, कि कब ये रिएक्शन हुआ है, किस वक्त हुआ है, कौन सा चीज पर हुआ है, टेम्परेचर क्या था, प्रेशर क्या था, कैटलिस्ट यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये एरो के ऊपर और एरो के नीचे, ये जो एरो दिख रहा है ना, इसके ऊपर या नीचे में हम लोग इन चीजों को लिखते हैं और इससे तुम्हारा जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, वो थोड़ा अच्छा दिखता है, खूबसूरत दिखता है। हीट अगर है तो हीट के लिए तुम डेल्टा साइन का यूज करोगे एरो के ऊपर, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट बेसिकली है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है ना, उसको तेज कर देगा या फिर उसको डिक्रीज कर देगा, उसको घटा देगा। ये क्या चीज है? अरे कभी भी दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ है? हाँ हुआ तो है, दोस्तों भी तो होता है, मेरे बीच में हुआ है झगड़ा। हाँ, तो वो दोस्तों के बीच झगड़ा कराने वाला भी कोई ना कोई एक एलिमेंट होता है, कोई ना कोई होता ही है आपस में लड़वाने वाला। तो वो लड़वाने वाला जो होता है वो कैटलिस्ट होता है। इसी तरह से दो दोस्तों के बीच में जो झगड़ा को शांत करवाता है उसे भी कैटलिस्ट बोलते हैं, दोनों को। हाँ, एक को बोलते हैं पॉजिटिव जो झगड़ा लगाता है और एक को बोलते हैं नेगेटिव जो झगड़ा को सुलझाता है। तो दोनों टाइप का कैटलिस्ट होता है जीवन में और यहाँ पर केमिकल इक्वेशन में भी, रिएक्शन में भी होता है, ठीक है। तो ये पूरा आज का लेक्चर में यहाँ तक हम लोग टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो थोड़ा सा जल्दी से एक बार पूरा चीज अपना कॉपी में पेज पलटो और सारा कुछ रिवाइज करो, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेज पलटो और जल्दी से थोड़ा देखें। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट गिवन एज एक्स एंड वाई। यहाँ पर देखो एक्स और वाई में तुम्हारा दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पर थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन को देखो, क्या केमिकल रिएक्शन है। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स हो रहा है जिंक सल्फेट और हमारा हाइड्रोजन गैस बना रहा है। क्या हो रहा है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स हो रहा है और क्या बना रहा है हमारा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है। अब ये रिएक्शन तुम्हारा किया हुआ है एक्टिविटी 1.3। इसमें क्या है कि जब भी जिंक मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, यानी कि ये जो वाई हमारा है ये तो गैस होने वाला है। अब देख लो कहां पर वाई गैस है, ये तो केवल इस जगह पर है, यानी मेरा बी ऑप्शन ही होगा और कोई ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वाई कहीं और गैस तो नहीं दिया है ना। लेकिन फिर भी याद रखना, एक्स तुम्हारा क्या होगा, जिंक सल्फेट जो बनता है वो सॉल्यूशन में रहता है, उसको बोलेंगे ए क्यू यानी एक्वस, तो हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था, इसमें हम लोग को स्टेट बताना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन केमिकल रिएक्शन, दिस लॉ इज नोन एज। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो बैलेंस होता है, बैलेंस करना होता है। क्या चीज के लिए, कुछ चीज तो सेटिस्फाई करना है ना। क्या सेटिस्फाई, ईगो, खुद को सेटिस्फाई करना है? अरे नहीं, यहाँ पर लॉ को सेटिस्फाई करना। कौन सा लॉ, लॉ हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है, ताकि लेफ्ट साइड में जितना मास है राइट साइड में भी उतना ही मास हो, इसीलिए बैलेंस करना होता है और इसे सेटिस्फाई करना होता है। तो दोनों क्वेश्चन हो गया, ओके। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखो कह रहा है सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स, एक्स एक सिल्वरी व्हाइट मेटल है, टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन, रिबन के फॉर्म में लिया गया है। व्हेन इग्नाइटेड, इग्नाइटेड मतलब होता है जलाया गया, आग लगाया गया, ठीक है। बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर, वाई बनाता है। तो हमें बताना है व्हाट कुड बी मेटल एक्स बी। अच्छा ऐसा जो है ये भी एक्टिविटी का तुम्हारा सवाल हो गया। कौन सा एक्टिविटी, फर्स्ट वाला जो एक्टिविटी किए हैं 1.1, उसमें क्या था, मैग्नीशियम एक सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, जब उसको जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में तो हमारा बनता है व्हाइट पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो वही तो यहाँ बोल रहा है कि सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स है रिबन के फॉर्म में, वो भी रिबन के फॉर्म में रहता है। व्हेन इग्नाइटेड बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट लाइट, डेजलिंग व्हाइट लाइट फ्लेम के साथ वो जलता है टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर, हाँ वो भी व्हाइट पाउडर बनाता है। तो मेटल हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम,
तो यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर में, मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम हो गया। दूसरा, व्हाट इज पाउडर वाई, वाई क्या है, तो वाई हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला लिख लोगे यहाँ पर साथ में तो अच्छा रहेगा, दोनों का फॉर्मूला सिंबल लिख लो, बढ़िया है। फिर विथ विच सब्सटेंस मेटल एक्स कंबाइन टू फॉर्म पाउडर। अब यहाँ बोल रहा है कि मेटल एक्स जो है कौन से सब्सटेंस के साथ कंबाइन कर रहा है और तुम्हारा वाई पाउडर बना रहा है। तो देखो मेटल एक्स जो होता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और पाउडर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पर लिखोगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, और ये लिखेंगे फॉर्मूला इसका O2। फिर डी क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन मेटल एक्स बर्न्स इन एयर टू फॉर्म पाउडर वाई। हमें क्या करना है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो किसका लिखना है, तो मैग्नीशियम को जब तुमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो तुम्हारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही ना। अरे एक्स मेरा मैग्नीशियम, एयर में क्या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, बनेगा पाउडर वाई यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको थोड़ा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग इन सबका स्टेट भी लिखेंगे, ये सॉलिड में आता है, ये गैस में आता है और ये सॉलिड में आता है। बैलेंस करो, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर एक है, दो लगा दिए, मैग्नीशियम दो हो चुका है, यहाँ पर दो लगा दोगे। तो इस तरह से तुम्हारा ये चारों आंसर कंप्लीट हुआ। तो ऐसा करके तुम्हारा देता है क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखो, इन व्हाट फॉर्म जिंक इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी एंड व्हाट इज इट्स कलर। जिंक कौन से फॉर्म में लेबोरेटरी में पाया जाता है, तो देखो रिएक्शन जो था एक्टिविटी में जिंक ग्रेनुअल्स लिखा हुआ था, तो हम भी यहाँ पर आंसर वही लिखेंगे, जिंक इज अवेलेबल, जिंक इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ granules एंड डस्ट। ग्रेनुअल के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे दाना के फॉर्म में होता है, या फिर तुम्हारा डस्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, कलर के बारे में बात करें, इट्स कलर इज, क्या होता है कलर, बताओ जल्दी से। एक्टिविटी में मैंने बताया है कि इसका जो कलर होता है वो ग्रे होता है, तो इट्स कलर इज ग्रे, तो ग्रे कलर का होता है ये तुम्हारा। अब आओ 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स टुगेदर। अगर इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होगा, तो जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स करते हैं तो हमें पता है कि ये येलो कलर का पीवीटी बनता है, येलो कलर का सॉलिड बनता है। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन of potassium iodide and lead nitrate, बस इतना लिखना है। क्या लिखोगे, when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed together, are mixed together are येलो प्रिसिपिटेट, येलो प्रिसिपिटेट लिखो या सॉलिड लिखो, a yellow solid of lead iodide is formed। बात समझ में आई, क्या बन रहा है तुम्हारा, एक येलो सॉलिड बन रहा है, कौन सा, लेड आयोडाइड का। फिर अब आगे बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस प्रकार का है। देखो अभी टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़े, अब इसमें बस याद कर लो कि द टाइप ऑफ रिएक्शन इज, इसमें आंसर हम डायरेक्ट कर दें, ठीक ना, बस इसको याद कर लो। द टाइप ऑफ रिएक्शन इज, इसको जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, अभी वहां पर लिखना है द टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो ये प्रिसिपिटेट बन रहा है ना, येलो सॉलिड बन रहा है, सॉलिड के फॉर्म में तुम्हारा बन रहा है, इनसॉल्युबल है, तो इस प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाएगा। इसका एक और नाम होता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। फिर बोला है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में पहला पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड को लिखते हैं Ki, दोनों एक्वस के फॉर्म में होगा। फिर लेड नाइट्रेट, तो उसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये भी एक्वस में, ये सब याद करना रहेगा, याद करना पड़ेगा ना। हाँ, लेड पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स होगा
तो बनेगा पोटेस लेड आयोडाइड बनेगा सॉलिड के फॉर्म में पीपीटी, और तुम्हारा क्या बनेगा, बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, के यहाँ पर एक है, के यहाँ पर एक है, आई एक है, आई दो है, तो यहाँ पर दो लगा दो। लेड एक है, लेड एक है, नाइट्रोजन दो है, नाइट्रोजन यहाँ पर एक दिख रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पर एक दिख रहा है, तो नाइट्रोजन दो लगा दो। देखो दो के हो गया, दो के हो गया, लेड एक, आई दो, नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन दो, ऑक्सीजन बेस एक, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये तुम्हारा केमिकल इक्वेशन हो गया, और टाइप ऑफ रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, और ये तुम्हारा येलो सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय। देखो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक था, जो हम ऑब्जर्वेशन में लिखवाए थे ना 5 पॉइंट, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका एक एक एग्जांपल लिखना है। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस का, ये तो पहले से पता है, जिंक सल्फर एसिड के साथ मिक्स होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। दूसरा चेंज इन कलर, ये आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर लिख दो, आयरन कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, जैसे ही उसमें आयरन मिक्स होता है तो आयरन सल्फेट बनता है और सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ग्रीन हो जाता है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये भी देख चुके हैं, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स होता है, लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ये हमारा जो होता है येलो कलर का पीपीटी होता है। ठीक है, येलो पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, ये भी आगे देखेंगे ये रिएक्शन को। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हीट निकलता है बहुत सारा मात्रा में, तो ये चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल हो गया। फिर चेंज इन स्टेट, तो स्टेट कब बदलता है, तो जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस जब लोगे उसको आपस में मिक्स करोगे तो वाटर बनेगा लिक्विड के फॉर्म में, तो यहाँ पर पहले गैस में था दोनों और ये लिक्विड बन गया, तो इस तरह से इसमें स्टेट चेंज हुआ। तो ये एक एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल होगा हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो तुम्हें अगर ये चैप्टर पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, जो भी तुम्हें याद रहेगा केमिकल इक्वेशन वो तुम यहाँ पर लिख देना। तो अभी यहाँ तक ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है, इसका जो पीडीएफ वर्कशीट तुम्हारा होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करना, उसे सॉल्व करना और उसका सॉल्यूशन मैच करना खुद से। तो मिलते हैं इसी तरह के न्यू लेक्चर के साथ में। इसके बाद का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो तुम्हें जरूर देखना है। तो जुड़े रहो, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लो। बाय बाय।